नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपिक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। उन सभी लोगों का धन्यवाद जो वीडियोस पे कमेंट करते हैं या फ़ोन करके बताते हैं, कुछ सही या कुछ गलत की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षण कराते हैं। कल के वीडियोस में साउंड की समस्या थी और बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि थोड़ा बेहतर ढंग से एक बार फिर से री-रिकॉर्ड किया जाए। तो हम लोग एक बार फिर से बीएसएससी के द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर के प्रीवियस पेपर को री रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह आप लोगों ने कल के चैनल में फिर से देखा था, लेकिन आज मैं इसे फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल था, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपको मैं यह बता दूं कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, यानी जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत जैसे गुजरात या राजस्थान का इलाका, गुजरात या राजस्थान, यहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर भारत के उत्तरी हिस्से में जाएंगे और लेह, तो वहां पर भी बारिश सबसे कम होती है। तो सबसे कम बारिश का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इतना इतना कम, तो इतना कम बारिश जो है वो लेह में होता है। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो मेघालय में। सबसे ज्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है? मेघालय में। और मेघालय का एक जगह है माशिनराम, वहां पर सबसे ज्यादा होती है। सबसे इसके पहले असम के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, है ना। तो कुल मिलाकर ये बारिश से संबंधित एक दो जानकारी हो गई। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछा है, नहीं तो विश्व में जो सबसे गहरा पॉइंट है वो है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच या गर्त, ट्रेंच या गर्त, जिसकी गहराई जो है 1133 मीटर है। इस मरियाना ट्रेंच में जो सबसे पार्टिकुलर प्लेस है वो है चैलेंजर, जो बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? आपको मैं बता दूं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं उन्हें हमें जानना है, चाहे वो खनिज के लिए हो या किसी विशेष चीज के उत्पादन के लिए हो। ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली जगह है वो सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, विश्व के अन्य जगहों में जैसे दक्षिण अफ्रीका अपने हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है, हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? जनजाति से एक सवाल पूछता ही पूछता है, जनजाति से एक सवाल पूछता ही पूछता है। तो थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती एरिया में थारू जनजाति पाई जाती है। अगर मैं कहूँ कि आप बीएसएससी की परीक्षा में जा रहे हैं तो बिहार को जरूर करके जाएं। बिहार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये बात कुछ जनजातियों से संबंधित है। बिहार को आप पार्टिकुलर थोड़ा देख कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? मैं आपको बता दूं कि हजीरा उर्वरक कारखाना गुजरात में है। हजीरा उर्वरक कारखाना कहाँ है? गुजरात में है। सवाल ये पूछा है किस पर आधारित का मतलब इसके जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो हजीरा उर्वरक कारखाना थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये प्राकृतिक गैस पे चलता है। नहीं तो हमारे जितने भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सभी तापीय तापीय ऊर्जा के संसाधन पर चलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन पे चलते हैं, राइट।
है ना, जो मूलतः कोयले का इस्तेमाल करके ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। लेकिन हजीरा उर्वरक कारखाना गुजरात, और गुजरात में प्राकृतिक गैस पर ये चलने वाला कारखाना है। सिंदरी क्यों महत्वपूर्ण है, जरा बताएंगे? सिंदरी, ये जरा कमेंट करके बताएं। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए नहीं, थोड़ा प्रयास कीजिए जानने का। सिंदरी क्यों महत्वपूर्ण है, बताएंगे कमेंट करके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है ना? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। और आपको मैं बता दूं कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना। और ये नागार्जुन नाम क्यों है? तो एक बुद्ध से संबंधित व्यक्ति हैं, बुद्ध के बौद्ध धर्म में एक व्यक्ति हैं नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, कुछ इस तरीके से भी सवाल कभी कभी पूछ देता है, तो आपको याद रखना चाहिए, भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? कुछ इस तरीके के संस्थानों के बारे में पूछते हैं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है, कुछ संस्थानें देहरादून में है, वन से संबंधित दिल्ली में बहुत सारे संस्थानें हैं। तो अक्सर बीएसएससी के सवालों में इस तरीके के संस्थान पूछते हैं, तो इसकी जो प्लेसिंग है, कहाँ से ये सवाल किए जा सकते हैं, तो विविध खंड में आप कर सकते हैं। विविध खंड में दिया हुआ रहता है लुसेंटिया क्राउन, आप जो चाहे कर ले। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ग्रेफाइट क्या है भाई? कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कार्बन के अपरूप में हीरा भी आता है, लेकिन ये हीरे से किस प्रकार से अलग है? तो विद्युत एवं ताप, विद्युत एवं ताप का ये क्या है? सुचालक है। ठीक है, सुचालक है। इसका उपयोग किस चीज में होता है? स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। दूसरा, आप पेंसिल जो इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल, तो उसकी लेड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जो है वो चट्टान है, और एक कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो चट्टान के प्रकार, चट्टानों के प्रकार और उनके उदाहरण, ये आपको कर कर जाना चाहिए। उदाहरण, है ना, जैसे आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के उदाहरण, या फिर कायांतरित या अवसादी चट्टान के उदाहरण, तो इनको करके जाना है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से जो सबसे तुरंत है वो है बुध, बुध के बाद है शुक्र, और शुक्र के बाद है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल। इन चारों ग्रह को इनर ग्रह भी कहते हैं, है ना, इनर ग्रह, इनर प्लैनेट। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी को अगर ध्यान में रखिएगा तो पृथ्वी और शुक्र में ये नजदीक है, मंगल थोड़े दूर है। मंगल क्या है? दूर है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को कहते हैं भोर का तारा, भोर का तारा, सायंकालीन तारा, सायंकालीन तारा। ठीक है, और ये काफी चमकीला भी होता है, चमकीला भी होता है। ठीक है, इसे इसे सुंदरता से भी जोड़कर देखा जाता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है शुक्र ग्रह से संबंधित। ठीक है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है, कोई भी सवाल आपको घुमाकर पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागरों की ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है?
तो महासागरों में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उसके लिए चंद्रमा और सूर्य दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण है संयुक्त रूप से वो प्रभावित करते हैं। तो सी नंबर विकल्प देखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। यही कारण होता है कि मछुआरों को जो फुल मून डे होता है, फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा, फुल मून डे के दिन मछुआरों को जाने से मना किया जाता है। ठीक, मछुआरों के लिए विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि उस दिन मछली मारने आपको नहीं जाना। क्यों? क्योंकि महासागरों में ज्वार भाटा तीव्र गति से उत्पन्न होती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूनहर जोड़ती है, सूनहर जो है ना सुपीरियर और हारन, सुपीरियर और हारन को जोड़ती है, सुपीरियर और हारन को जोड़ती है। तो विश्व के भूगोल से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, विश्व के भूगोल, विश्व के भूगोल पार्टिकुलरली जो वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज उनको थोड़ा करके जाना चाहिए, आपको यहां से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो देखिए, जो कुछ ऐसे फंड होते हैं जो विशेष रूप से ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसमें से कॉन्टीजेंसी फंड आता है। अनुच्छेद 267, मैं अनुच्छेद का रेफरेंस थोड़ा लेना चाह रहा था। अनुच्छेद भी कितनी दफा पूछता है, अनुच्छेद 267 में इसके बारे में चर्चा है। संसदीय स्वीकृति के पूर्व भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आकस्मिक निधि का, कॉन्टीजेंसी फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो मैं आपको बता दूं कि उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो उपाध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा जो सत्ता में नहीं है उनके अलावा और किसको किसको दिया जाता है? तो विपक्ष के नेता को दिया जाता है। विपक्ष के नेता को भी क्या किया जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो कोई राजनेता नहीं हो सकता है, बल्कि कोई ऐसा अफसर हो सकता है, आप ऐसा समझो। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री होता है ना। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन अब योजना आयोग नहीं है, इसके जगह पर क्या है? नीति आयोग है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग हिंदी में लिखते हैं ऐसे, इसका अंग्रेजी में NITI लिखते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका भी पदेन अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट जो चेयरमैन होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। CEO और इसके CEO होते हैं, उपाध्यक्ष जैसा पद भी हटा दिया गया है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पदच्युत किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए जो रेफरेंस है वो क्या है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है इसके लिए रेफरेंस है, उसमें बात वर्णित है। सबसे पहले बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, या इनकी उम्र क्या होनी चाहिए? 65 वर्ष होना चाहिए। दोनों में जो पहले होगा वो होगा। सदस्य के लिए, कमिश्नर के नहीं बल्कि जो सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में, उनका मैक्सिमम एज 62 वर्ष होगा या 6 वर्ष होगा, जो दोनों पहले होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और बात समझते हैं। साधारणतः इन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। इनके ऊपर यदि करप्शन का चार्ज है तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही इन्हें पदच्युत किया जा सकता है, इन्हें हटाया जा सकता है। ना ही राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट, ना ही मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, डी नंबर विकल्प हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आपको मैं बताऊं कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद जैसे शब्द भी इसी में जोड़े गए थे। कहां? प्रस्तावना में। ठीक है, उसके बाद से प्रस्तावना में कोई चीजें परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, उसके पहले ये नहीं था। ठीक है, प्रस्तावना मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझते ही होंगे, जिस पे लिखा रहता है हम भारत के लोग, है ना। चलिए
आगे, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति। तो आपको बता दूं कि संविधान सभा था, और संविधान सभा के साथ साथ बहुत सारी समितियां भी काम कर रही थी। उन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे, है ना। जैसे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पूरे संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, है ना। जेबी कृपलानी यही झंडा समिति के थे, सी नंबर विकल्प हो जाएगा। भीमराव क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, तो जितनी भी समितियां हैं उनको भी ध्यान में रखिए। नेहरू से सवाल पूछता है, पटेल से सवाल पूछता है, राजेंद्र प्रसाद से सवाल पूछता है। ये जितनी भी समितियां हैं उनको देखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। किसका होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, चलिए ऐसा ही क्या होता है राज्यों में क्या होता है, कमेंट में बताइए। राज्यों में कानूनी सलाहकार कौन? कमेंट करिए। सिर्फ वीडियो को देखिए मत, थोड़ा सा वीडियो के साथ पढ़िए भी। ठीक है, कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें समाहित होती हैं? तो सबसे पहले बता दें कि शक्तियां तीन हैं। सबसे पहला तो एक राज्य को लेकर होता है ना, केंद्र को लेकर होता है, और एक होता है समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब तीनों के बाद जो बच जाए उसे कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्ति संसद के पास होती है, या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है केंद्र के पास होती है। अगर संसद ना लिखे केंद्र लिखे तो भी आपको आंसर लगाना है केंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। बहुत सारे जो अंतरराष्ट्रीय कानून हैं उससे हम बंधे होंगे, उनका सम्मान करेंगे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है। हम अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है, और ये इसीलिए हमारे लोकतंत्र को क्या होता है, मजबूती मिलती है और सबसे अलग पहचान मिलती है। अगला है, केंद्र सरकार राज्यों के निर्देश जारी कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान जो है वो केंद्र को थोड़ा ज्यादा पावर देता है, तो संघ सूची के संदर्भ में तो है ही, राज्य सूची के संदर्भ में भी, समवर्ती सूची के संदर्भ में, कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों ही जो होगा उसको लेकर केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। तो डी नंबर विकल्प हो जाएगा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन से बहुत बार सवाल देखने को मिला है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन से बहुत दफा सवाल देखने को मिला है। आपको पता है संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर एक साथ बैठे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और बुला कौन सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन, जैसे मूल्य, यहां पर दो शब्द लिखा है ना, अवमूल्यन, जैसे अवरोही क्रम में सजाना, और सब समझते होंगे आप, जहां कमी को दिखाए, मुद्रा के मूल्यों की कमी, यानी जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी दर्शाई जाती है, तो मुद्रा की मूल्य की कमी को हम अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर ना ही इंपोर्ट हो और ना ही एक्सपोर्ट हो, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। साधारणतः बंद अर्थव्यवस्था जो है वो अपने मैकेनिज्म को, अपने इकोनॉमिक टूल्स को मजबूत करने के लिए किया जाता है ना। ऐसा अपनाने वाला बहुत दिन तक रहा था चीन ने 80 के दशक तक क्या किया था, अपनी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था बनाकर रखा था।
भारत 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले आता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, है ना। और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो खुल जाती है, सबके लिए खुलती है। इसके पहली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक सीमित थी और हम सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत कर रहे थे। लेकिन 1991 के बाद ऐसा नहीं हुआ। अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उस एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भारतीय बाजार पर इसके व्यापक असर दिखे, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। जैसे हम दुनिया के लिए खुल तो गए, लेकिन पूरी दुनिया के मार्केट का हम फायदा नहीं उठा सके, तो हम लोग उल्टे क्या हो गए, कंज्यूमर बन गए। तो दो प्रोग्राम देखिएगा भारत सरकार अभी चला रही है। पहला प्रोग्राम क्या है, मेक इन इंडिया, है ना। मेक इन इंडिया, जरा कमेंट में बताइए तो ये कब शुरू हुआ। इसका लोगो है शेर, है ना। और दूसरा प्रोग्राम वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, कमेंट करिए कि वोकल फॉर लोकल कब से शुरू हुआ। ठीक है, कमेंट कीजिए, एक्टिव बनिए, थोड़ा सा सर्च कीजिए। आजकल सर्च करना आसान है, पढ़ना आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1945 में ही हो गई थी। जैसे यूएनओ बना 24 अक्टूबर को, उसके पहले ही एफएओ की स्थापना हो गई थी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम में है। कहाँ है? इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योग जिसकी पूंजी कम हो, ठीक है, तो ये तो समस्या है। जो मार्केटिंग यानी विपणन कम हो, कच्चे माल का अभाव, तो देखा जाए क्या ये सभी, डी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए, लघु उद्योगों को ठीक करने के लिए, इसकी वित्त व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक बैंक बनाया गया, सिडबी। कितनी दफा तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लखनऊ में, लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन है? प्रत्यक्ष कर जो सीधे सीधे सरकार के खाते में पहुंचे, है ना, तो उसे कहते हैं आयकर। आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। और आपको मैं बताऊं कि आजकल जो बहुत सारे एक एक बहुत ही पॉपुलर नाम जिसे आप कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो अप्रत्यक्ष कर को एक जगह किया गया है। कई अप्रत्यक्ष करों को एक जगह कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये सवाल जो है 2005-6 में पूछा गया था। उस दौरान बहुत सारे स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर उस समय 7 कोई स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक थे, जो सबको मिलाकर अब भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया है। ठीक है, अब आपसे सवाल अभी ये जरूर पूछ सकता है कि भारत में जो राष्ट्रीय बैंक है वो भी बहुत ज्यादा थे, लगभग 19 थे। तो राष्ट्रीय बैंकों का भी बहुत जगह मर्जर किया गया है ना। तो राष्ट्रीय बैंक जो है उनकी संख्या हो गई है 12। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक भी बहुत सारे थे, तो उनको भी मर्जर किया गया। जैसे भारत बिहार में अगर देखा जाए तो पहले 4 थे, 3 थे, अब एक ही होने जा रहा है, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नहीं तो पहले उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और एक और बैंक था, लगभग 3 बैंक यहाँ पर थे, है ना। ठीक है, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, हाँ 3 बैंक बिहार में था, ग्रामीण बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रीय बैंक 1 दर्जन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा बदल कर, आगे बढ़ते हैं। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में है? तो स्वर्ण खदानें अभी भी हैं दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। कर्नाटक में कोलार कोलार स्वर्ण खदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो मैं आपको बता दूं कि 1850 के दशक में भारत में सबसे पहला
औद्योगिकरण हुआ, और उसके बाद जो सबसे पहला औद्योगिकरण हुआ था वो वस्त्र उद्योग को लेकर हुआ था। महाराष्ट्र में, गुजरात में ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा ही बहुत सारी कंपनियां स्थापित की गई थी। ठीक है, तब से लेकर अब तक सूती वस्त्र उद्योग जो है सेकेंडरी सेक्टर में, विनिर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है। भारत में क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता है, भारत खुद इतना जनसंख्या वाला जगह है तो यहाँ बाजार भी है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है 1850 से लगातार भारत में विनिर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला एरिया बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन आपेक का सदस्य नहीं है? यहाँ पर आपेक नहीं होगा, थोड़ा सा मैं बता दूं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ओपेक। ये वाइल्ड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक है, वाइल्ड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो अल्जीरिया, वेनेजुएला और यूएई, इन जगहों पर कच्चे तेल पाए जाते हैं, भंडार है, टॉप 10 कंट्रीज है। तो ये ओपेक के मेंबर्स भी हैं। चीन कभी भी इसका मेंबर नहीं रहा है, तो चीन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितनी दफा ओपेक का फुल फॉर्म भी हो जाएगा, आपसे पूछ सकता है। चलिए, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? सवाल पूछा है। आपको मैं बता दूं कि बिहार, गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, भागलपुर, साहेबगंज, है ना, कुछ इस तरीके से ये 13 जिलों से लगभग होकर गुजरती है। और इन 13 जिलों के जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि आयताकार है बिहार, तो बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है उसके बारे में पूछता है, उत्तरी मैदान बिहार का। तो लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर जो है वो गंगा का उत्तरी मैदान जो है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो देखिए, आपको पता होगा कि जो प्लेट्यू एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, तो पैट्स जो होता है वो पठार पठार का जो हिस्सा है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और पार्टिकुलरली जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो सपाट चोटी के पठार के लिए किया गया, सपाट चोटी के पठार के लिए। आपको ये बात पता ही होगा कि पहाड़ और पठार में काफी अंतर है। पहाड़ अभी भी बन रहे होते हैं, पठार बन चुका होता है, तो सपाट चोटी के पठार को पैट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ? 1936, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1936। नहीं तो बिहार सबसे पहले किससे अलग हुआ? बंगाल से। कब? एक्यूरेट डेट 22 मार्च। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बिहार में, यानी बिहार को अलग करने की तैयारी शुरू की गई थी। कुछ लोग थे जो बिहार को अलग करने के लिए बहुत प्रयासरत थे, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऐसे लोग थे। तो 1916 में यहाँ पर पटना हाई कोर्ट बना। पहले हाई कोर्ट कहाँ था? कलकत्ता ही था। पटना हाई कोर्ट बना। 1917 में पटना विश्वविद्यालय बना। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय बना। और फिर फाइनली क्या हुआ? 1 अप्रैल 1936 को हम उड़ीसा से अलग हुए। जब बंगाल से अलग हुए थे तो बिहार और बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जब बिहार से अलग हुए थे तो उसमें बिहार भी था और क्या था? उड़ीसा भी था। ठीक है, और फिर 15 नवंबर, आगे जाकर 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। ठीक है, झारखंड बना 15 नवंबर को। क्यों? क्योंकि बिरसा बिरसा मुंडा की जयंती है। और आपको मैं बताई, 15 नवंबर अब भारत सरकार एक विशेष तिथि के रूप में मनाता है, जनजातीय गौरव दिवस। तो ये ध्यान रखना है, कुछ नया नया परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब की गई? अच्छा, जरा देखिएगा विकल्प की ओर। कभी कभी आपको विकल्प ऐसे देंगे जो आप अगर सही से पढ़कर नहीं गए तो कंफ्यूज होना तय है। ठीक है,
4 मार्च तो सब में है 4 मार्च। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, मैं कहता हूं कि बिहार के कुछ जो प्रमुख नाम हैं उनको आपको करके जाना ही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा का गठन किया गया। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, पामर्स्टन। ठीक है, क्या करना है, जहां कहीं कोई विशेष बात हुई है तो उस समय भारत और ब्रिटेन में जो महत्वपूर्ण लोग रहे, जैसे 1885 में, 1885 में, 1905 में, 1885 आईएनसी का बनना, बंगाल विभाजन, ठीक है, 1919 या 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तब, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब, या 1947 जब देश आजाद हुआ तब। इस समय जब जब अंग्रेज रहे हैं, अंग्रेज अफसर रहे हैं, वो सारे प्रश्न के रूप में पूछा जाता रहा है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था या इस समय वायसराय कौन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है मौलाना आजाद का है, मौलाना आजाद का है। ये कथन मौलाना आजाद ने कहाँ कही थी, किस परिप्रेक्ष्य में कही थी? तो उनकी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम में उन्होंने कहा था। आपको मैं बता दूं कि जिन्ना के बारे में एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, कायदे आजम। और ये कायदे आजम जो है इनकी अंग्रेजियत के लिए दिया जाता था एक बार। तो कायदे आजम जो था वो गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? आपको पता होगा कि महात्मा गांधी 1915 मार्च 1915 से वो भारतीय राजनीति में एक्टिव रहे। 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और पुनः वो 9 जनवरी 1915 को लौटे, और 9 जनवरी 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक एक्टिव रहे। 30 जनवरी को उनकी हत्या हुई। तो इस दौरान जो उनकी पूरी क्रियाविधि थी वो सत्य और अहिंसा पर टिकी हुई थी। उनके जो प्रसिद्ध भजन थे, फेवरेट भजन गांधी के, वो विष्णु से संबंधित था, है ना। गुजराती में एक भजन था, है ना, वो सुनते थे। वो राम के परम भक्त थे और सत्य और अहिंसा उनकी पूंजी थी। इसी की वजह से 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसे पूरे असहयोग आंदोलन के उन्होंने वापस कर लिया, सत्य और अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो अभी मैं चर्चा कर ही रहा था, सी राजगोपालाचारी जो है वो नहीं है। स्वराज दल क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद से असहयोग आंदोलन चला, और यह असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 तक चलता रहा। फरवरी 1922 तक चलता रहा और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसे बंद करना पड़ा। गांधी जी हैं अपने आप को जिम्मेवार ठहराया और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, तो इससे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास ने एक नई विचार को जन्म दिया जिसे कहा गया स्वराज दल। ठीक है, स्वराज दल के साथ बहुत सारे लोग समर्थित थे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी थे। सवाल यही पूछा कि संबंधित नहीं कौन था, है ना, संबंधित नहीं कौन था? तो सी राजगोपालाचारी मॉडरेट माइंडसेट के आदमी थे, और वो क्या है कि वो
स्वराज दल के बनने में नहीं, बल्कि गांधी जिस रास्ते पे चल रहे थे उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। मैं आपको बता दूं कि बहिष्कृत भारत जो है वो दलित उत्थान को लेकर लिखी गई पत्रिका थी, दलित उत्थान। और दलित उत्थान से संबंधित बहुत सारे लोगों ने काम किया। यहाँ पे जितने भी इनाम है, जिसमें ये स्वराज को लेकर है, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, आत्माराम पांडुरंग, लेकिन बी आर अम्बेडकर जो है वो यहाँ पर बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। इन्होंने आगे जाकर 2-3 राजनीतिक दल भी बनाया था। ठीक है, कभी कभी वो भी पूछ देता है, जैसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से करके। ठीक है, समता दल। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। चंद्रशेखर आजाद गर्म माइंडसेट के आदमी थे। हालांकि इनकी जो मृत्यु हुई थी इलाहाबाद, उस समय नाम था इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क बड़ा ही रोचक कथा है। अल्फ्रेड पार्क में ये अंग्रेजों से भिड़े और जिंदा अंग्रेज इन्हें कभी नहीं पकड़ पाए थे। जब एक गोली लगा कि अब पकड़े जाएंगे, तो एक गोली से उन्होंने अपने आप को ही मार लिया, लेकिन जीते जी अंग्रेजों के हाथ ना आए। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बाद में इसके सदस्य बने थे भगत सिंह भी। HRA के नाम से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से संस्था में थोड़ा परिवर्तन करके। ठीक है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो ऐसा 2 प्रयास था। पहला प्रयास जो है राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था, और दूसरा प्रयास जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, तो साथ साथ एक पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि भारत के बाहर भी भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये सब कुछ प्रयास जो है भारत के बाहर स्वतंत्रता, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, है ना। और यहीं पर हमने क्या किया था? स्वराज की उद्देश्य की प्राप्ति की उद्घोषणा की थी। और 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर तिरंगा फहराया था। उस तिरंगे में आज जो चक्र नजर आता है नीले, गहरे नीले रंग में, जिसमें 24 तीलियां हैं, उसकी जगह पर चरखा का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तब भी हमने 26 जनवरी का इंतजार किया, और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूर्ण रूप से आत्मसात किया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 बहुत सारे मायनों में महत्वपूर्ण है। सवाल यहां से पूछा तो बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेदशाला कहाँ स्थापित की गई? तो देखिए, वेदशाला का मतलब है कि जो सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके बारे में पढ़ने को लेकर ये सरकार के द्वारा उस समय के जो सवाई जय सिंह जो थे वो ये प्रयास किए। तो भारत के अलग अलग शहरों में इन्होंने वेदशालाओं का निर्माण किया। इसमें इसी क्रम में जो सबसे पहला प्रयास था वो जयपुर में था। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली में भी किया गया है, उज्जैन में भी किया गया, अलग अलग जगहों पर किया गया है। जयपुर में ऐसा प्रथम वेदशाला, फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो मुगल शासकों के बहुत सारे ऐसे मुगल शासक हैं जिसके मकबरे भारत में नहीं है। जैसे सबसे पहला तो बाबर का ही नहीं है। बाबर को 2 बार दफनाया गया था। इसकी बहुत दिली इच्छा थी कि इसका जो अंतिम रेस्ट का प्लेस बने, मकबरा, वो इसकी जन्मभूमि में बने। बाबर जहां से जन्म लिया था, तो बाद में भारत में तत्काल इसे दफनाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसे दूसरी जगह दफनाया गया, तो ये भी बाहर है। ठीक है, उसके बाद से जहांगीर, जहांगीर का मकबरा बाहर है। फिर उसके बाद से अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर,
इसको 1857 की क्रांति के समय क्या किया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, और ये रंगून उस समय बर्मा, अब वर्तमान में म्यांमार, वहां पर। तो इन तीन का नाम तो ऐसा है जो मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत के बाहर है, नहीं तो बाकी औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, इन सभी जो है इनके मकबरे जो है यहीं पर। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बंगाल एवं बिहार, ठीक है, तो बंगाल एवं बिहार कह लीजिए, उस समय सिर्फ बंगाल कह लीजिए, तो ये था बख्तियार खिलजी, और इसी ने उस समय आकर क्या किया था, नालंदा विध्वंस किया था, नालंदा विध्वंस, नालंदा विध्वंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कह लीजिए या महान शासक कह लीजिए, पहला शासक या महान शासक? पुलकेशियन द्वितीय, है ना, पुलकेशियन द्वितीय था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में है? तो जैसे अकबर के समय में 9 रत्न, अकबर के समय में क्या है, 9 रत्न, अकबर मुगल कालीन शासक, और इसके समय में 9 रत्न, और शिवाजी के समय में अष्टप्रधान, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान, और इनके समय में अष्टप्रधान में जो सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ, पेशवा, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह था, सुमंत विदेश मंत्री था। कितनी दफा अष्टप्रधान की क्या ड्यूटी थी, ये भी सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये भी सवाल पूछ दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत में जरा कमेंट करके बताइए तो, कौन ऐसा शासक था जिसके 40 मेंबर थे, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो इब्न बतूता जो है वो एक ट्रेवलर है, मोरक्को से आया है, मोरक्को से 14वीं शताब्दी में आया है ना, 14वीं शताब्दी में आया है, और इसने भारत के बारे में जो भी बातें समझी, देखी, उसे एक किताब में लिखा जिसका नाम है रिहला। महत्वपूर्ण बात, जैसे डाक व्यवस्था पर इसने कमेंट किया, है ना, साथ में वीजा सिस्टम पर कमेंट किया, शासन व्यवस्था पर कमेंट किया, न्याय व्यवस्था पर कमेंट किया। आपको मैं बता दूं कि ये काफी नॉलेजेबल व्यक्ति था, अपनी विद्वता से तत्काल शासक को इतना ज्यादा प्रभावित कर लिया कि इब्न बतूता को क्या किया गया था, दिल्ली का काजी बना दिया गया था, दिल्ली का काजी बन गया था, काजी मतलब जज। ठीक है, फिर बाद में रिश्ते बिगड़े भी थे, बहुत सारी कहानी है। आया था किसके समय में, ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने अजीब फरमान के लिए जाना जाता है, अजीब फरमान के लिए जाना जाता है। ठीक है, आज बोलते हैं ना तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, मतलब कुछ भी ये कहता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य जो थे, भारत में जो दर्शन परंपरा है उसमें रामानुजाचार्य को विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और जो अभी हाल फिलहाल आप कह सकते हैं कि जो कुछ लोग हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद, तो ये वेदांत नवीन व्याख्या, तो विशिष्ट द्वैतवाद कभी कभी ऐसा पूछ देता है। तो भारत के जो दर्शन परंपरा है, भारतीय दर्शन परंपरा, भारतीय दर्शन परंपरा, यहां से भी कभी कभी हाईलाइटेड सवाल पूछता है, जैसे योग तो पतंजलि, है ना, ठीक है, न्याय गौतम, उसी तरीके से कनाद ऋषि के बारे में भी पूछता है ना। तो ये विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क थे। सल्तनत काल में जो अधिकतर बाहरी आक्रमणकारी थे वो तुर्क थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो बौद्ध धर्म स्तूप किससे संबंधित है? रिमेन्स ऑफ, स्तूप का मतलब क्या है? रिमेन्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, और बौद्ध धर्म जो है वो मौर्य के समय में काफी बेहतर था, और मौर्यों में खासकर किसके समय में? अशोक के समय में। आपको मैं बता दूं कि अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री
पुत्र एवं पुत्री दोनों को दक्षिण, पुत्री को दक्षिण भारत, पुत्र को श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, और अपने खजाने को खोल दिया था लगभग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो सांची का स्तूप अशोक के समय में 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। ठीक, जरा कमेंट में कीजिए तो अशोक के पुत्र का नाम क्या है। एक हिंट्स है कि इनके नाम पर पटना में एक घाट है। पुत्री का नाम क्या है, हिंट्स ये है कि एक ट्रेन जाती है, एक ट्रेन जाती है दानापुर से बेंगलुरु, ठीक है, कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के नाम पर है। अगला है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 78 एडी कह लीजिए या सीई कह लीजिए, 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क का हुआ था और इसी समय एक कैलेंडर चला था जिसको शक संवत कहा जाता है, शक संवत, जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की उपदेश किससे संबंधित है। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। और बुद्ध के जो उपदेश हैं वो अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते जिसको चलकर मनुष्य के जो दुख हैं वो खत्म हो सकते हैं। मनुष्य के दुख होंगे ही होंगे, उन्हें खत्म करने के लिए 8 रास्ते। ठीक है, चलिए बुद्ध की जितनी बातें हैं उपदेश है त्रिपिटक में है, सभी पिटक के अलग अलग संबंध विषय वो पूछते हैं। ये 2 प्रश्न एक साथ मर्ज हो गया है ना। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है डेटम रेखा क्या है। तो ज्योग्राफी में जब हम सरफेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, सी सरफेस को, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे हम डेटम लाइन कहते हैं। बहुत बेसिक बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश के साथ बना था। तो पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ, उसके साथ इसको मिलकर बनाया गया था। भारत में बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं पूंजी के रूप में या फिर टेक्निकल असिस्ट के रूप में, हम लोगों ने दूसरे देशों का इस्तेमाल किया है, हम लोगों ने मदद किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से और बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर या पूर्व में सोवियत संघ के सहयोग से बना है। उद्देश्य क्या था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, गवर्नमेंट सेक्टर उसको मजबूत करना। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूती देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा, जिस समय एग्जाम लिया गया था उस समय क्यूबा को माना जाता था विश्व में चीनी का कटोरा, लेकिन अब चीनी के उत्पादन के मामले में क्यूबा को पछाड़कर ब्राजील आगे आ गया है ना। और कभी कभी भारत की भी स्थिति ठीक ठाक रहती है। तो वर्तमान में जिस तरीके का आंकड़ा हो उसके साथ जाना चाहिए। प्रश्नगत तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से संबंध था गहरा। तो पाटलिपुत्र, आपको पता होगा कि पटना में एक स्टेशन है दानापुर, उसका नाम है, जो आसपास लोग बोलते हैं दानापुर स्टेशन नाम तो है ही, लेकिन उसको बोलते हैं खगोल। कहा जाता है जनश्रुति के अनुसार कि वो खगोलशाला था जहां पे आर्यभट्ट काम करते थे। ठीक है, एक और स्टेशन है तारेगना जहानाबाद के पहले, वहां भी कहा जाता है कि वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च का काम करते थे। तो आर्यभट्ट की एक पुस्तक भी है आर्यभट्टिकम, शून्य के प्रणेता इन्हें माना जाता है। तो भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के पाटलिपुत्र से संबंध है, जो वर्तमान में पटना शहर है, जो बिहार की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। इसी सेट में हम लोग पीछे देख रहे थे, बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को इतना जला दिया, 3 महीने तक पुस्तकालय जलते रहे। बड़ा आश्चर्य है, कोई रेसिस्ट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, और क्या क्या लॉस हुआ आज तक हम जान नहीं पाए।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को क्यों? क्योंकि ये सतत क्या करता है? लगातार मार्ग परिवर्तन करता है, मार्ग परिवर्तन, जिसकी वजह से ये बाढ़ का कारण बनता है। कुछ विशेष नदियां भी हैं जो अजीब अपने वजहों से जानी जाती है, जैसे कर्मनाशा, इसे अशुभ नदी माना जाता है। अशुभ नदी, यदि आप उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ आ रहे हैं तो कर्मनाशा नदी प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है। ठीक है। स्वर्ण रेखा झारखंड की नदी है, कहा जाता है कि इसमें सोने के कण बहते हैं, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश से चलती है और बिहार में आकर पटना के आसपास ये मिलती है। ठीक है, चलिए गंगा नदी में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो गंगा के दक्षिण भाग में, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भाग में जो मिट्टी मिलती है उसे करैल कैवाल मिट्टी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करैल कैवाल मिट्टी, करैल कैवाल मिट्टी। ठीक है, ऐसे सब के सब जलोढ़ मिट्टी है, काफी फर्टाइल होते हैं। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण, जैसा कि मैंने बताया कि कोसी जो क्षेत्र है वहां पर लगातार बाढ़ आता है, वहां के लोग की जनजीवन, पूरी इकोनॉमी कोसी नदी की वजह से तहसती। तो कोसी नदी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, उस पर बराज बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश हुआ था। और इस पर फणीश्वर नाथ रेणु ने एक बहुत बढ़िया उपन्यास भी लिखा था। मैं उस उपन्यास का नाम मिस कर रहा हूं, क्या आप कमेंट कर सकते हैं? जरा कमेंट करके बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए जानने का। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जो पूर्णिया के रहने वाले थे, कोसी प्रक्षेत्र के थे। फणीश्वर नाथ रेणु की जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है वो है आंचलिक उपन्यास, भारत की पहली आंचलिक उपन्यास, मैला आंचल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित हुआ? मैं आपको बता दूं कि बिहार में दूरदर्शन जो है वो 1978 में हुआ और मुजफ्फरपुर में हुआ। इंटरेस्टिंग, मुजफ्फरपुर में हुआ, पटना में नहीं हुआ। ठीक है, मुजफ्फरपुर में 1978 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव द्वारा जो गीत गोविंद है, जो कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण भक्ति पर संबंधित है, ये ग्रंथ है कृष्ण भक्ति। ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत बहुत सारी वजहों से कुछ दिन पहले न्यूज में था, इस पर एक फिल्म भी बनी थी जो काफी विवादित रही थी, जिसमें जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, राणा रतन सिंह और पद्मावती, रानी पद्मावती की कहानी है। लीलावती मैथमेटिक्स से संबंधित एक बुक है, मैथ से संबंधित बुक है। ठीक है, शूद्रक की किताब है नीति शतक। तो ये क्वेश्चन है जो पूछता है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में है। सलार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान, भारत निशांत है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निशांत नाम से भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि, कुछ कुछ कवियां जो हैं, कवि जो हैं, उनको उनकी उपनाम भी हैं। जैसे जैसे सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत को क्या कहा गया? सुकुमार कवि कहा गया। इनकी जो रचनाएं हैं वो उन्हें इस तरीके की पदवी दिलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने नहीं की? अब इस तरीके के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? आपको मैं बता दूं कि एक अवेयरनेस जैसा है, जागरूकता है, कुछ ऐसे प्रश्न जो जनरल अवेयरनेस जैसे हैं पूछ दिए जाते हैं। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के जाने माने नाटककार हैं, है ना? तो एडम एंटोनियो और बुट्स, इनकी किसी न किसी नाटक के पात्र हैं। मैकाइवर जो है वो चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक का हिस्सा है, चार्ल्स डिकेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कॉपरफील्ड एक महत्वपूर्ण किताब है चार्ल्स डिकेंस की, उसका ही पात्र है मैकाई। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी सानिया मिर्जा, इसी से बहुत प्रकाश में आई थी, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमसो मा ज्योतिर्मय, यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो कुछ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो भारतीय समाज, भारतीय सोच को परिलक्षित करती है, वो भी हमारे लिए प्रश्न के रूप में पूछा जाता रहा है। जैसे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यम नचिकेता संवाद या मृत्यु जो रहस्य की बात करता है कठोपनिषद से लिया गया है। उसी तरीके से पूछ दिया तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्मय गमय, ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब पूरा तो मुझे याद नहीं है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। ये जो है वो ऋग्वेद का हिस्सा है। ऋग्वेद से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। गायत्री मंत्र क्या है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, गायत्री तमसो मा ज्योतिर्मय ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल में 2006 में खबरों में थी, इस नदी पर बनाई गई। तो आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा करंट अफेयर्स भी था और अब तो स्टैटिक अवेयरनेस भी है, हमेशा पूछा जा सकता है। चिनाव नदी पर बनाया गया है, चिनाव नदी पर। चलिए आगे। निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं E.F. सुमाकर। ये अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और ये उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर एक पुस्तक लिखते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है ना, इकोनॉमिस्ट है E.F. सुमाकर। करंट अफेयर से जुड़ा है उस समय, अभी हाल फिलहाल जो हो उसको देखना चाहिए, ये स्किप करते हैं। ये भी करंट अफेयर से है, लेकिन वैद्यनाथन जो है, रमा वैद्यनाथन जो है, वो नृत्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक 2004 में राष्ट्रीय, ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्वजवाहक जो है ये ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल जो ओलंपिक हुआ है लेटेस्ट, वो ध्यान में रखना चाहिए, उसके ध्वजवाहक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज उस वर्ष 2004 में ध्वजवाहक की भूमिका में थी। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष इस साल कौन है? ये ध्यान देना, उस तत्काल प्रश्नगत में कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, उर्दू भाषा में, पंजाबी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और कुछ हिंदी भाषा में भी। तो कमलेश्वर के द्वारा कितने पाकिस्तान 2000 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर जितने भी नाम है सब इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन पर पुस्तक लिखने के लिए जाने जाते हैं, जैसे खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, भीष्म शाहनी की तमस, अमृता प्रीतम की पंजाब मुहिम में लिखी हुई पुस्तकें काफी फेमस हैं, इन पर बहुत सारी फिल्में भी बनी। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है, वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो की टीके की खोज जो थी जॉन सॉल्क ने की थी, जॉन सॉल्क। यहाँ पर जितने भी नाम है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि